हेलो एवरीवन। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली दो क्लास के अंदर हमने परमाणु और अणु वाला ये जो लेसन है इसे कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हमारा लेसन रहने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो ये लेसन शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। वो है, एक तो होते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वो कौन से होते हैं, और एक रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज कोई फॉलो करेगा तो वो भौतिक परिवर्तन वाला होगा, और रासायनिक परिवर्तन में जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो जो फॉलो करेगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि वो परिवर्तन जिसके अंदर केवल क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण बदले। अब भौतिक गुण कौन से होते हैं? भौतिक गुण वो होते हैं जैसे कि उनका आकार बदल गया, या उनकी आकृति बदल गई, या उनका घनत्व बदल गया। ये सारे कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि बर्फ का पिघलना। तो पहले बर्फ ठोस अवस्था में थी, पानी, और वो अब किस में आ गया? द्रव अवस्था में आ गया। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि अब बर्फ का पिघलना, इसे मैं कह सकता हूं गलनांक। ऐसे ही पानी का उबलना, इसे मैं कह दूंगा क्वथनांक। ये दोनों किस में आ जाएंगे? भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही एक लिख देते हैं हम, वो है नमक का पानी में घुलना। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना या शक्कर का पानी में घुलना, ये सारे क्या हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन आ जाएंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। 7 रंगों में विभक्त होने का मतलब ये हुआ कि जब हम लाइट को प्रिज्म से गुजारें तो वो किस में टूट जाएगा? जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाएगा। तो ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन है। या पानी वगैरह को उबालना, ये क्वथनांक के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमें सारे क्या याद रखने हैं। या कार्बन, कार्बन नहीं लिख रहे, हीरे का ग्रेफाइट, यानी स्टेट ही बदली है, ग्रेफाइट में रूपांतरण। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे, या एक क्वथनांक, गलनांक, और एक और रख लेना उद्रपातन, ये भी क्या है? सारे के सारे जो 6 प्रॉपर्टीज है वो किस में आएगी आपकी? वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगी। इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी लिखा मिले हमें तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक, इसमें क्या होगा कि एक नया पदार्थ बन जाएगा, और जब नया पदार्थ बनेगा तो उस नए पदार्थ को हम वापिस से जिससे वो बना था उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि जैस जैसे कि पहले लिख देते हैं श्वसन की क्रिया। ये किस में आएगी?
रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, जैसे कि लोहे पर या धातुओं पर जंग लगना, किस में आएगी? रासायनिक परिवर्तन में। दूध से क्या बन गया? दही, ये किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। धातुओं पर जंग लगना, इसे कहेंगे अपने संक्षारण। ठीक है, और पदार्थ का जलना, पदार्थ का दहन, ये भी किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। किण्वन की क्रिया किस में आएगी? रासायनिक परिवर्तन में आएगी। इसके अलावा एक आधा, जैसे कि ऑक्सीकरण, जैसे ये वाला पाचन की क्रिया, ये भी किस में आएगी? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगी। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी जहां पर भी नजर आए वो कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन है। और ये वाले गुण जहां पर भी नजर आए वो कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ से एक क्वेश्चन शुरू शुरू में बनेगा तो इधर से बन सकता है, नहीं तो अपने आगे लेसन अब अपने स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि वो अभिक्रिया जो इन रासायनिक परिवर्तनों को बताती है, और हम क्या करें, उन्हें प्रतीकों के रूप में लिख दें। जब हम रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, तो समीकरण क्या होगी? जो भी ये अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने श्वसन की क्रिया लिखी थी, तो श्वसन की क्रिया को जब हम अपने श्वसन की क्रिया कैसे जो अपना फूड है वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाला दिखा दें। कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो दिखा दें। कोई भी मेटल है वो कैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसके ऊपर ऑक्साइड बनेगा वो दिखा दें। या कोई पदार्थ कार्बन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, CO2 बनाएगा। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इन्हें प्रतीकों के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात है, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण क्या होगी? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों की जानकारी देती है। ठीक है, साथ में ये अभिकारक और उत्पाद किस भौतिक अवस्था में है? अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की, ताप की, दाब की, अनुत्क्रमणीयता। अनुत्क्रमणीयता का मतलब है कि केवल एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया हो रही है। अभिकारक से उत्पाद तो बन रहा है लेकिन उत्पाद से वापिस अभिकारक नहीं बन रहा है। या उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना, उन्हीं कंडीशन के अंदर उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाए, की जानकारी देता है। जैसे अपने एक समीकरण लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले किसका निर्माण हो गया?
H2O का निर्माण हो गया। तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ठीक है। अब ये समीकरण है, सबसे मेन काम है कि आपको क्वेश्चन आएगा तो रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी। हमें क्या करना है? इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। क्यों संतुलित करना है? तो हमने पहले लेसन में द्रव्यमान बहुत सारे एलिमेंट्स के देखे थे। यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं? उन्हीं द्रव्यमान को काम में लेंगे। हमें याद है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु है तो इसका द्रव्यमान 2 ग्राम और ऑक्सीजन अणु का 16 ग्राम। एक का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो 32 और 2 34। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना द्रव्यमान बना? 34 ग्राम H2 और O2 का। इधर देखोगे तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी कितना बना? 18 ग्राम बना। तो अभिकारक की साइड में जो द्रव्यमान था वो 34 ग्राम था, उत्पाद की साइड में है वो 18 ग्राम है। इसका मतलब जो सारा का सारा 34 ग्राम था वो 18 ग्राम में बदला नहीं है। लेकिन एक नियम है, वो हमने पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद आ रहा हो तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये 34 ग्राम का 34 ग्राम उत्पाद में बदलना चाहिए था, जो कि नहीं बदला है। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यहाँ पे लागू करने के लिए हम क्या करेंगे? इस समीकरण को फिर से लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? संतुलित करना सीखेंगे। तो कैसे संतुलित करेंगे? ध्यान से देखना। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2 और उत्पाद की साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या है 2। अभिकारक की साइड में ऑक्सीजन की संख्या है 2, लेकिन उत्पाद की साइड में ऑक्सीजन है 1। इस 1 को 2 करने के लिए मैं इसको पूरे को 2 से गुणा कर देता हूं। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो कितने हो गए? 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 को 2 से गुणा किया 4। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूं। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब ये समीकरण की तरफ दोनों तरफ क्या हो गए हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम। ए 2 ऑक्सीजन है तो इनका द्रव्यमान हो गया 32 ग्राम। तो 4 और 32 टोटल कितना हो गया? 36 ग्राम। अब इधर वाली साइड में देखो, एक H2O का 18 था तो 2 H2O का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो हमें इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करना, इस यहाँ पे लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ रहा है। तो वो ये देगा कि आपको एक अभिक्रिया दे देगा, जैसे ये ही लिख के दे दी, तो वो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O की संतुलित करने के बाद आपको क्या बताने हैं? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है कितनी कितनी आएगी। तो हाइड्रोजन के लिए आ जाती 2, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, और H2O के लिए भी कितनी आ जाती? 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर देखते हैं ना। जैसे कि आयरन है Fe, इसकी अपक्रिया हुई H2O से, क्या बना? Fe3O4 और साथ में बना हाइड्रोजन। अब देखते हैं कैसे संतुलित करना। इधर कितने आयरन है? Fe 3। इधर कितने हैं? 1। तो मैं इसको क्या करूं? 3 से गुणा कर दूं तो आयरन 3 हो गए। अब देखेंगे इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 4। लेकिन जैसे 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दुए 8। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 4 से। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। इस तरीके से हमें क्या करना है? अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखना है। जैसे एक और एग्जांपल लें कि सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल ट्वाइस, इसको हमने किया गर्म, तो ये बना रहा है लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया है।
अब हमें करनी है इसे संतुलित। तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो यहां पे हमें इस NO3 के पूरे के ब्रैकेट के बाहर कितने हैं? 2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यानी इधर वाली साइड में आप आराम से जब देखोगे तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 के पेयर में 2 यानी 3 दुए 6 है। लेड कितना है? लेड 1 है। ठीक है। अब इधर वाली साइड में चेक करो। जब आप इधर वाली साइड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे लेड ये रहा 1। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है हमारे पास 1 ये रहा, 2 ये रहे 3 और 2 ये रहे, कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम? मेरे को इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास नाइट्रोजन तो 2 हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? तो ऑक्सीजन हो गए हैं 2, 2 4, 2 6 और 1 7। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 2 तो लगा नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे 2 नए लगा के, 2 कहाँ पे लगाऊं? अगर मैं 2 यहाँ पे लगाता हूं, अब देखना, जैसे ही मैं 2 यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास में ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे 4 और 2 ये रहे 6। तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 6। अब इधर ऑक्सीजन तो 6 हो गए, लेकिन पीबी कितने हो गए हैं? तो पीबी हो गए हैं 2। इधर पीबी कितना है? इधर पीबी 1 ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूं? क्यों ना 2 लगा दूं। तो अब इधर भी पीबी कितने हो गए? जैसे मैंने 2 लगाया तो पीबी भी 2 हो गए हैं। और ये 2 इस नाइट्रोजन 2 के पेयर के साथ में गुणा है, इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? अब 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दुए 6 दुए 12। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो इतना चेंज हो गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन इधर 4 है तो मैं यहाँ पे क्या करूं? इसके आगे 4 लगा दूं। जैसे ही 4 लगाऊंगा तो मेरे पास नाइट्रोजन भी कितने हो गए? इधर 4। अब आप सारी इक्वेशन अपने आप संतुलित हो गई है, देखना। 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 दुए 8, तो 2 और 8 10 और 2 12। ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। तो अब ये समीकरण क्या है हमारे पास? संतुलित है। और जब भी हम संतुलित इसको करेंगे तो हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस की संख्या कितनी हो गई है? 2। लेड ऑक्साइड PbO की संख्या कितनी हो गई है? 2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की संख्या कितनी हो गई है? 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। यही हमें आपसे वहां पे अरेंज करवा के पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो इतनी बात में किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अब हम पढ़ रहे हैं कि अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तो खूब सारे टाइप है। कौन कौन से? एक है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसे ही कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। एक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, इसे आपको विघटन अभिक्रिया भी लिखा मिलेगा, डिसोसिएशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी है द्विविस्थापन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बार बार इन्हीं अभिक्रियाओं पे क्वेश्चन आए हुए हैं।
पिछले साल भी जो जितने एग्जाम हुए थे, जितने शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे, हर एक के ऊपर यहाँ से एक क्वेश्चन है आया हुआ है। तो ये 8 टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है विद एग्जाम्पल। आपको रिएक्शन देके पूछा जा सकता है किस टाइप की रिएक्शन है, और आपसे एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो पहली पहली अभिक्रिया है उसका नाम है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है क्योंकि सबसे सिंपल है, पहचानी जा सकती है आसानी से। फिर भी और रिएक्शनों के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है। तो कैसे पहचानना है? योगात्मक मतलब जुड़ना। तो होगा क्या कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक से ज्यादा विकारक होंगे, यानी मैं 2 विकारक लिख देता हूं, ए और बी। एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 कितने विकारक हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ेंगे और एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी एक से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर उत्पाद कितना बनाएंगे, एकल उत्पाद। तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, तो वहां पे योगात्मक अभिक्रिया होगी। जैसे कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूं तो किसका निर्माण हो जाएगा, CO2 का निर्माण हो जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया। देखो यहाँ पे 2 विकारक हैं, एक ही उत्पाद है। हाइड्रोजन को मैंने ऑक्सीजन के साथ में जोड़ा, जल का निर्माण हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। अभिकारक एक से ज्यादा है, उत्पाद एक ही है, तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, योगात्मक अभिक्रिया। इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, या इसका एक नाम और है लाइम वाटर यानी चूने का पानी। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही अगर मैं एल्कीन लिख रहा हूं, ये एल्कीन क्या होती है, ये तीसरे लेसन में अपने पढ़ेंगे। एल्कीन के ऊपर मैंने H2 की अभिक्रिया करवाई, किसका निर्माण हो गया, एल्केन का। ये एथीन है यानी एल्कीन, ये एथेन है यानी एल्केन है। तो ये किस प्रकार की एग्जाम्पल अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। सिंपल सिंपल है, बहुत ही आसान है। वैसे इसको कहते हैं वनस्पति तेल। अगर एल्कीन, एल्कीन या वनस्पति तेल बोलते हैं इसे। और ये किसका निर्माण हो रहा है, वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरी थी विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया। तो विघटन अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया बिल्कुल योगात्मक अभिक्रिया का क्या है, उल्टा है। हमने योगात्मक अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि एक से ज्यादा विकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। विघटन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक उत्पाद हो, एक अभिकारक होगा और वो टूटेगा और किसका निर्माण करेगा, एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। बिल्कुल उल्टी है उसकी पहले वाले की। यानी यहां पे क्या होगा, आपका कोई ए रिएक्टेंट है वो टूटेगा और एक से ज्यादा क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। अब इसमें पढ़ना है विघटन। ये कैसे टूटेगा, टूटने के लिए कुछ ना कुछ तो ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी टूटेगा। तो इसके कुछ टाइप है। पहला टाइप है उष्मीय वियोजन या उष्मीय विघटन, यानी जब हम उष्मा देंगे तब अभिकारक टूटेगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही विकारक है और उत्पाद कितने हैं, 2 है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विघटन। लेकिन कैसा विघटन, उष्मीय विघटन। लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल्टवाइज को जब गर्म करते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
तो देखो, एक ये विकारक था, उत्पाद एक से ज्यादा, यहाँ पे 3 है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? विघटन उष्मीय वियोजन या उष्मीय विघटन है। दूसरा पढ़ रहे हैं हम, वो है वैद्युत अपघटन, यानी लाइट के द्वारा हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे कि ये H2O रहा, और जैसे इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H2O टूट जाएगा, किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिससे बना था उसी में NaCl। आपने फिर से वैद्युत धारा प्रवाहित की, फिर से NaCl टूट जाएगा, किस में? Na+Cl2 में, क्लोरीन में। तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे? वैद्युत अपघटन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक टाइप और है, वो है आपका प्रकाशीय अपघटन, यानी यहाँ पे हम सनलाइट डालेंगे तब टूटेगा। कौन है प्रकाशीय अपघटन के उदाहरण? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl पर जब हम प्रकाश डालते हैं, H का मतलब सूर्य का प्रकाश, लाइट, तो ये टूट जाता है Ag+Cl2 में। जब हम HBr के ऊपर प्रकाश डालते हैं H, तो ये टूट जाता है Hydrogen+Cl2 में। तो ये किसके एग्जाम्पल है हमारे? ये एग्जाम्पल है प्रकाशीय अपघटन के। क्योंकि इन सब के अंदर हमें ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ना आपके ऊष्मा शोषी के भी हो जाएंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वो अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण करने पर ही संपन्न होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, एक साथ में हो रही है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ये वियोजन अभिक्रिया एक ही बात हो जाएगी। आपसे ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल पूछे, चाहे वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछे, बात क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। ठीक है। अब हम तीसरा देखो, यहाँ पे ये आपका एक 8वां भी इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया। 8वां ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा को ग्रहण करके क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप था विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन में क्या होगा कि एक परमाणु फॉर्म में तत्व होगा, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसी यौगिक से। तो मैं यौगिक को BC से लिख देता हूं। होगा क्या कि ये A क्या करेगा, ये परमाणु अवस्था में होगा और ये ज्यादा क्रियाशील होगा, और इस यौगिक के अंदर जो कम क्रियाशील होगा, B या C में से जो भी, उसको खुद हटा देगा वहां से और आके बैठ जाएगा। यानी यहां पे इस A ने क्या किया, इस B को इसकी जगह से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इस B की तुलना में ये A क्या था, ज्यादा क्रियाशील था। इस कारण इसने क्या किया, B को A की जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आके बैठ गया। तो उसका क्या हो गया है, रिप्लेसमेंट हो गया है, प्रतिस्थापन हो गया है। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यानी इसमें कोई उच्च क्रियाशील परमाणु या तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ने हमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल, आयरन Fe की अभिक्रिया करवाएं कॉपर सल्फेट से, क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी इस Fe ने क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया। एक तो ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर हम क्या कराएं, जिंक की अभिक्रिया करवाएं H2SO4 से, तो बनेगा जिंक सल्फेट, और यहां से भी क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है कि हम Pb की अभिक्रिया करवाएं किससे,
CuCl2 से, तो क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा और Cu बाहर निकल जाएगा। इस तरीके के एग्जांपल्स। अब बात यह है कि हम कितने की याद रखें। जैसे मैं जिंक की अभिक्रिया करवा देता हूं कॉपर सल्फेट से, तो बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। यानी ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, हम कितने की याद रखें। तो हमें जितने 10th क्लास के अंदर दे रखे हैं उतने तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। और 10th क्लास के अंदर हमें कौन कौन से दे रखे हैं वो लिखते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पे 10th क्लास के अंदर कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखना, इसको अगर आप याद कर लोगे तो ये रिएक्शन आप एग्जाम्पल देखते ही सोल्व कर दोगे। कि एक है पोटेशियम, के मतलब नए पेज पे लिखते हैं अपने इसको, कि के यानी इसे कहेंगे पोटेशियम। के बाद कौन है, तो Na सोडियम। इसके बाद है Ba यानी बेरियम। Ca यानी कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। Al यानी एल्यूमिनियम। इसके बाद है जिंक। Fe यानी आयरन। और Pb यानी लेड। फिर है यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर है Cu यानी कॉपर। Hg मर्क्यूरी। Ag सिल्वर। Au गोल्ड। और Pt यानी Pt है प्लेटिनम। इतने तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो होगा क्या कि इस टेबल में जो इस हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे क्या करेंगे, इन नीचे वालों को रिप्लेस कर देंगे। आप जितने भी एग्जांपल देखोगे तो आपको यही मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो Fe और Cu, तो Fe इस हाइड्रोजन से ऊपर है, कहां पे, ये रहा। और Cu इस हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाले कम क्रियाशील है, तो Fe ने इसको रिप्लेस कर दिया। जिंक देखो Zn इस हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। Pb Pb क्या है, इस Cu से ऊपर है, तो इस यहां से Cu को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान के चलो कि ना Cu प्लस ZnSO4 और बन रहा है CuSO4 प्लस जिंक। क्या ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको अगर ये याद है कि ये कॉपर और जिंक में से तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब ये कॉपर तो कम क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया ये है। यानी ये जिंक ही इस कॉपर को हटा सकता है, कॉपर यहां से इस जिंक को नहीं हटा सकता। ये अगर हमारे याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आसान है, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या हो जाए, आयन एक्सचेंज हो जाए। कैसे, यहां पर भी एक यौगिक है AB और इधर एक CD भी यौगिक है। तो होगा क्या, ये C इस A की जगह पर चला जाएगा और A C की जगह पर आ जाएगा, तो उत्पाद क्या बन जाएंगे, CB
प्लस AD। हुआ क्या कि इस A और C ने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो वो अभिक्रिया जिनमें आयनों का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, वो कौन सी, अब 2 आयनों का विस्थापन हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जैसे कि मैं अभिक्रिया लिख देता हूं एक, कि हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 की किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, Ki के साथ में। क्या बनेगा, बेरियम BaI2। हुआ क्या, ये Ba यहां से उठ के आयोडीन की जगह पर आ गया और साथ में क्या बन गया, KOH। तो ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन आपके ये वाली विस्थापन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वीं अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। तो ये अभिक्रिया हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहां तक आपको करके पूरा आना।